वाला यहाँ तक कर लिया था ऑलरेडी। ये हमने फॉर्मूला बनाया था जिसमें वी यूज्ड इफ के अंदर एक इफ जिसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है। ओके, एट एनी पॉइंट इफ देयर आर एनी इश्यूज विद माय वॉइस एंड स्क्रीन या कुछ भी, या कुछ समझ ना आए सो प्लीज इंटरप्ट, ठीक है। एंड बीच में मुझे बोलते रहो यस और नो। यस। ओके, सो हम अभी इफ हम पढ़ चुके थे और हमने इफ के अंदर इफ लगा के नेस्टेड इफ ट्राई कर लिया था। नाउ फॉर द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो अप्लाई समथिंग विच इज इफ्स। इफ्स इज जस्ट अनदर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इफ जिसमें हम बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे अगर इसमें अभी तो सिर्फ 3 ही सिचुएशंस थी, अगर इसमें बहुत ज़्यादा और भी 5-6 ऐसे कंडीशंस हो जाती तो ऐसे इफ के अंदर इफ लगाते रहना वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए हमारे पास इफ्स होता है जिसमें हम एक ही स्टेटमेंट में बहुत ही नीटली बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई द सेम क्वेश्चन यूजिंग इफ्स एक बार। सो इफ्स का सिंटैक्स देखना है एक बार, यहाँ नोट करना। यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉजिकल टेस्ट, उसकी वैल्यू इफ ट्रू। तो यहाँ फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट है सैलरी शुड बी मोर देन 10,000, सैलरी मोर देन 10,000। और अगर ये ट्रू होता है तो हमें 5% ऑफ सैलरी करना था। सो 5% ऑफ सैलरी। एंड इसमें अब देखो इफ के कंपैरिजन में वैल्यू इफ फॉल्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, लॉजिकल टेस्ट 2, विच मीन्स ऑटोमेटिकली अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, वैल्यू फॉल्स हो जाती है, तो वो अल्टीमेटली सेकेंड लॉजिकल टेस्ट को अपने आप ही चेक करेगा, ठीक है। इसमें द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ्स इज कि यहाँ पर एल्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या वैल्यू इफ फॉल्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो हम सेकेंड कंडीशन दे देते हैं विच इज सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000। सो ऑब्वियसली अगर 10,000 से बड़ी नहीं थी तभी वो सेकंड पार्ट पे आया है। सो माय नेक्स्ट कंडीशन वुड बी मोर देन 5,000। द रीजन व्हाई आई डोंट हैव टू राइट अगेन कि वो 10,000 से छोटी हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक्सेल इस पॉइंट तक आ पाया है मतलब उसने ये वाली कंडीशन चेक कर ली ऑलरेडी। वो फॉल्स हुआ था तभी वो ये चेक कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही लिख रही हूँ कि वो 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हमें 10% लगानी है। cool. अब हमारा नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट विल बी, अब यहाँ पर एल्स लिखा हुआ है बट वी नो दैट इफ्स में एल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हम कंडीशंस लिखते हैं वो इस तरीके से लिखनी पड़ती है कि वो एग्जॉस्टिव हो। एग्जॉस्टिव इन द सेंस कि यहाँ पे कंडीशन एग्जॉस्टिव इन द सेंस कि जो हम कंडीशंस लिख रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए दैट इट इज कवरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो मुझे यहाँ क्या कंडीशन लिखनी चाहिए, जल्दी बताओ। greater than 0. लेस देन 5,000। तो देयर आर टू थिंग्स, या तो हम ग्रेटर देन 0 लिखें या लेस देन 5,000। नाउ मैथमेटिकली एग्जॉस्टिव कौन सी है, बताओ। Greater than 0. Greater than 0. What about the negative values? I'm talking mathematically. Less than 5,000. बट सैलरी तो वैसे भी नेगेटिव नहीं होती। Salary negative. Yeah, all right. हुई होगी. Right. Practically, it's very much true कि salary तो negative नहीं ही हो सकती. So it's very fair to write more than 0. But हमें mathematically अगर हम देखें तो there is a possibility कि यहाँ पर negative हो। Now इसका implication क्या है? देखो correct is कि हम यहाँ पर more than equal to 0 लिख दें. This is very fine. But we should always prefer to make it exhaustive. That is, we should write less than 5,000. इसका रीजन ये है, एक सेकेंड में लगा दूं फिर बताती हूँ, ठीक है। हमारी इफ्स कंडीशन बन गई 15% ऑफ सैलरी। अब इसका रीजन ये है कि हो सकता है डेटा एंट्री करते वक्त यहाँ पे हमारी वैल्यू किसी ने गलती से नेगेटिव लिख दी। तो अगर वो यहाँ पे गलती से भी नेगेटिव लिख देता है तो यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि वो नेगेटिव हुई है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर हमने एग्जॉस्टिव तो लिख दी बिकॉज दैट इज हाउ इफ्स वर्क्स, बट वी वांट कि अगर नेगेटिव हो जाए तो इट गेट्स फ्लैग्ड। तो हाउ डू वी इंश्योर दैट? अगर हम इसको सैलरी वाले कॉन्टेक्स्ट को 2 मिनट के लिए हटा दें तो जनरल सिचुएशंस में इफ्स हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम सारी कंडीशंस को कवर कर सकें। बट यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि मोर देन 0 वाली ही शो हो। सो यहाँ पर हम मोर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब बेटर प्रैक्टिस शुड बी कि हम 5,000 से कम लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स कुछ नहीं है। अल्टीमेटली अगर यहाँ पर मैं मोर देन 0 लिख देती हूँ फॉर इंस्टेंस, एक बार को मैंने मोर देन इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है।
अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर मैं कल को नेगेटिव लिख दूं यहाँ पे वैल्यू, तो it will give me an error, and errors are generally considered as that this is something you need to avoid at all costs. अपनी शीट में एरर नहीं आने देना है, दैट इज समथिंग जो आपको माइंड में रखना है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है. दैट्स वाई इफ्स में प्रेफर होता है कि आप एग्जॉस्टिव कंडीशन लिखो, बट इट विल नॉट बी राइट कि वो एक नेगेटिव सैलरी पे ये कंडीशन लगा रहा है. तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट थिंग वुड बी कि यहाँ पर हम एक फंक्शन जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वो यूज़ करें, विच इज़ टू अवॉइड द एरर्स, दैट इज इफ एरर. तो इफ एरर इसी सिचुएशन के लिए है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो एरर तो हो, क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट वांट कि नेगेटिव सैलरी वो पास आउट हो जाए, बट वो ऐसे एज एन एरर नहीं आए, मुझे एक फ्लैग कर दे वो चीज़ कि ठीक है यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है. सो दिस शुड बी अ प्रैक्टिस कि यहाँ पर हम इफ एरर लगा रहे हैं बाहर, एंड वी आर सेइंग कि अगर एरर आ रहा है विच मीन्स सैलरी डेफिनेटली नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पे वो कुछ ऐसा लिख के दे दे जैसे कि इनवैलिड एंट्री या समथिंग. ओके, this needs to be followed as a general practice. This is a good thing that you should follow. बाकी टेक्निकली आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, मोर देन इक्वल टू 0 लिखो या 5000, क्योंकि वो नहीं होता है नेगेटिव, बट दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो. कूल. एक बार आप फिर से फंक्शन दिखा सकते हो क्या जो आपने लिखा है, लाइक उसे जूम करके थोड़ा. जूम में चलता नहीं है, यहाँ देख सकते हो आप ऊपर. एक मिनट. हाँ ओके ठीक है, थैंक यू. ठीक है. सो इफ्स का सिंटैक्स आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ्स इज कि इसमें एल्स वाला कॉन्सेप्ट या वैल्यू इफ फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है. और एंड आई होप सब कर चुके हैं, सो दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और एंड दोनों का ही जो आउटपुट होता है ट्रू या फॉल्स होता है. दिस इज समथिंग यू शुड हैव इन योर माइंड कि और एंड का जो आंसर आता है वो ट्रू या फॉल्स आता है. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट अगर एडमिन और सेल्स है तो हमें 2500 चाहिए वरना 1000 चाहिए. सिंपल इफ कंडीशन, इफ लगाया. लॉजिकल टेस्ट क्या है यहाँ पे, तो टेस्ट इज और का, तो हम और फंक्शन यूज करेंगे. क्या क्या चेक करना है, लॉजिकल टेस्ट लिखने. लॉजिकल टेस्ट विल ऑलवेज बी कंप्लीटेड जब यहाँ कोई इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस देन ऐसे ऑपरेटर्स यूज हो. तो हमारा लॉजिकल टेस्ट इज डिपार्टमेंट विच इज दिस सेल इज इक्वल टू एडमिन. दिस इज केस सेंसिटिव, तो हम यहाँ पे ए कैपिटल जरूर रखेंगे. सेकेंड लॉजिकल टेस्ट में आपको दोबारा से ऐसे लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, बिकॉज देन ओनली इट विल बी काउंटेड एज अ लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल टेस्ट. ये हमारा और वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. इसके बाद आई पुट अ कॉमा विच मीन्स ये पूरा पार्ट मेरी इफ का फर्स्ट थिंग है विच इज माई लॉजिकल टेस्ट. अब इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा. एडमिन है या सेल्स है उसमें ट्रू या फॉल्स आया. अगर वो ट्रू है तो वी नीड 2500 जैसे ऊपर लिखा हुआ है, वरना वी नीड 1000. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? यस, नो? No. ओके, तो ये तो और हो गया सिंपल. वी पुट अ लॉजिकल टेस्ट एंड वी अप्लाइड द कंडीशन. ऐसे ही हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है. यस, बोलो. एक डाउट था, इजंट वो लॉजिकल वाला जो है वो तो केस सेंसिटिव होता है, राइट? बट आपने जो फॉर्मूला यूज किया उसमें सेल्स का एस कैपिटल है, बट देन डिपार्टमेंट में सेल्स का एस कैपिटल नहीं है, स्टिल वो वैल्यू ट्रू दिया, कैसे? गिव मी अ सेकंड. सेल्स में 2500 आ रहा है. ओके, मैंने फॉर्मूले में कैपिटल लिखा है. ओ वाओ, एक सेकंड. इज इट नॉट केस सेंसिटिव? एक सेकंड देना मेरे को. Oh, I might be wrong then. ठीक है, फिर केस सेंसिटिव नहीं होगा because it's not taking it. ठीक है, then it is not case sensitive. Yeah, I am sorry. ठीक है, फिर तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर केस सेंसिटिव है या फिर नहीं? Yeah, that's something जो करके ही पता चलता है, या फिर there are default notion. अब सब कुछ याद नहीं रहता है because जैसे हमने find और search में करा था, तो find is case sensitive if you remember. तो वो चीज़ यही है, जब हम करते
तो हमको पता चलता है एंड उसके लिए इट्स लाइक या तो याद रखने पड़ेंगे सारे कि किसका क्या था, बट इट्स ऑलवेज कि वी कैन टेस्ट इट आउट, तो इट्स फाइन. ठीक है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. सो देन और एंड आर नॉट केस सेंसिटिव. ऑलराइट. एक बार फॉर्मूला वापस से दिखा दो. ओके. ठीक है, आई विल शेयर द शीट आल्सो इन केस तुम्हें सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने हैं. ठीक है, अब इसमें हमारी कंडीशन में थोड़ा बस एंड मिक्स हो गया. रीजन इज ईस्ट एंड डिपार्टमेंट इज एडमिन और सेल्स. तो हमारे पास यहाँ पे एंड ऑपरेटर है. रीजन तो ईस्ट होना ही चाहिए, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट एडमिन या सेल्स में से कुछ हो सकता है. तो अगेन वी पुट अप अ इफ कंडीशन. यहाँ पर हमारा जो ब्रॉडर टेस्ट है वो एंड का है क्योंकि रीजन है और दूसरा थिंग इज डिपार्टमेंट. तो हमने एंड लगाया पहले. उसमें हमारा पहला टेस्ट इज रीजन ईस्ट होना चाहिए, विच मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू ईस्ट. दिस इज द फर्स्ट लॉजिकल. सेकेंड ऑफ एंड इज डिपार्टमेंट. अब सेकेंड वाला पार्ट जो डिपार्टमेंट वाला पार्ट है उसमें एक खुद में ही और फंक्शन है, तो हम यहाँ पर एंड के अंदर और यूज कर रहे हैं. यहाँ पर मैं एंड के अंदर ही लिख रही हूँ कि या तो मतलब रीजन तो ईस्ट होना चाहिए एंड इन दोनों चीजों में से और होना चाहिए, विच इज डिपार्टमेंट वाला, एडमिन और सेल्स. ठीक है, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन डाउट्स? ये हमारा एंड फंक्शन बंद हो गया. अभी ये हमारा लॉजिकल टेस्ट ऑफ द कंडीशन बन चुका है. इसके बाद अगर ये ट्रू है तो वी पुट 5000, अगर ये फॉल्स है तो वी पुट 2500 एंड इट्स डन. ठीक है, हमने सबसे पहले एक एंड लगाया. रीजन ईस्ट होना चाहिए एंड इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए. I hope you are able to get it कि this is the first part of and ये पूरा is the second part of and. ठीक है, can we proceed? Yes. Okay, इसमें and और के आंसर भी लिखे हुए हैं. If anyone wanted to check या just have a look. Now we are here on nested if. Nested if हम पढ़ चुके हैं, conceptually हम कर ही चुके हैं. This is just like a practice. Again, if के अंदर if is a nested if. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रेड्स दिए हुए हैं कि ये हमारा स्कोर है और उसके बेसिस पे ये ग्रेड्स हैं. एक बार इफ एंड और वाला फिर से दिखा दोगे क्या फंक्शन? या श्योर. कौन सा वाला? लास्ट इफ एंड और वाला. हाँ. ओके, थैंक यू. ठीक है, तो नेस्टेड इफ भी हम मैं ये बता रही हूँ हम कर चुके हैं. दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस और यहाँ पर इफ्स और नेस्टेड इफ की अगेन एक प्रैक्टिस है. तो यहाँ पर स्कोर्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ ग्रेड्स हैं. सो ग्रेटर देन 89 हमें ए ग्रेड मिलेगा, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पर वी हैव टू यूज आवर इफ फंक्शन, मेक अ नेस्टेड इफ टू कैलकुलेट द ग्रेड्स. तो यहाँ पर वी स्टार्ट विद हमारा इफ. सो लॉजिकल टेस्ट इज कि हमें ये 80 जो यहाँ लिखा है ये स्कोर, उसके बेसिस पे ग्रेड देना है. सो द स्कोर विल डिटरमाइन आवर लॉजिकल टेस्ट. ये लिखना किसके अकॉर्डिंग है? जो ऊपर की बनी हुई है. द ऊपर वाली टेबल जो है उसको हम रेफरेंस टेबल या की टेबल बोल सकते हैं. सो हमारा सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट विल बी दैट इट इज ग्रेटर दैन, जैसे कि टेबल में भी लिखा ही है, ग्रेटर दैन 89. तो हमें क्या करना है? इफ इट इज ट्रू देन वी हैव टू रिटर्न ए, and if it is false then what do I do? एक और एक फंक्शन सुनाई नहीं दिया मेरे को. राइट, ठीक है, एक और इफ लगाया. नाउ दिस टाइम व्हाट विल बी द कंडीशन? greater than 80. Greater than 80 someone said. 79 I think. Greater than 79. या ओके, 80 से अगर ग्रेटर कर दोगे तो फिर ऐसे 80 80 भी तो होगा. आपका यहाँ इंक्लूड करना है हमें 80, राइट? तो हमको यहाँ पर ग्रेटर देन 79 करना पड़ेगा. तो ग्रेटर देन 79 वी डू सो दैट 80 इज इंक्लूडेड इन बी. सो यहाँ पे ग्रेटर देन 79 तो वी हैव टू रिटर्न बी. ऐसे ही एक और ये भी नहीं होता है तो वी पुट वन मोर इफ. यहाँ पर हमारा कंडीशन है दैट द स्कोर इज नाउ ग्रेटर देन 69.
इसमें हम सी अलॉट कर देंगे, वो भी नहीं होता है तो एक और इफ लगा देते हैं, दैट द स्कोर नीड्स टू बी मोर देन 59। ऐसे और नॉर्मल चल रहा है, इसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड लास्टली जो एफ वाला है उसके लिए मेरे को कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर वैल्यू फॉल्स का मेरे पास ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आई कैन राइट एफ, जो मेरा किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लास्ट में एफ आ जाएगा। ठीक है, वी क्लोज द ब्रैकेट्स, सबके बंद कर दो एंड यू हैव योर ग्रेड्स। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम इफ में तो आई होप अब इफ एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग इफ्स नहीं यूज कर सकते हैं क्या? हाँ करेंगे, वही साइड में करेंगे अभी, बिकॉज इस सिचुएशन में वी कैन सी बहुत सारी कंडीशंस हो रही हैं, तो हाँ। इतना बड़ा लूप की जगह वी कैन यूज इफ्स। तो यहाँ पे इसके बगल में ही वी ट्राई इफ्स, इफ्स के थ्रू हमें बस टेस्ट देते जाना है और उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ ट्रू बताते जानी है। तो फर्स्ट टेस्ट इज दैट दिस इज ग्रेटर देन 89, और अगर ये ट्रू है तो इट्स ए। सेकेंड टेस्ट इज दैट इफ दिस इज ग्रेटर देन 79, उसके लिए वी हैव बी। लॉजिकल टेस्ट 3 is that my score is greater than 69. Logical, the value of true is C. Pattern is followed. I'll keep following the pattern. अब इसमें value false का तो option होता है नहीं, तो now what will be my last logical test? Less than 60. Less than equal to 59. Yeah, less than 60 या less than equal to 60? Less than 60. Less than 60. या क्योंकि 60 हमारा D वाली कैटेगरी में इंक्लूडेड है, तो हमने सिर्फ less than 60 लिख दिया है। अब नाउ यू गेट इट वाई वी शुड कीप इट एग्जॉस्टिव, क्योंकि अगर अब यहाँ पर हम मोर देन कुछ लिखना चाहे वी कैन कीप मोर देन 0 हियर, बट अगेन जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर्स वी वुड प्रेफर कि हम इसको एग्जॉस्टिव लिख रहे हैं, यानी लेस देन 60 लिख रहे हैं। ठीक है, एंड अगर ये हो जाता है तो हमारा वैल्यू इफ ट्रू इज एफ। ओके, इसके फॉर्मूले में एक बार देख लो, द सिंटैक्स ऑफ इफ्स इज अ लिटिल डिफरेंट, यू जस्ट प्रोवाइड द टेस्ट एंड वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, ये सबने कर लिया अपने साथ साथ। इफ यू कैन प्लीज डू इट एंड टेल मी इफ आई कैन प्रोसीड। Are you doing it or are you just staring at the screen? Hmm. कोई है जो कर रहा है ड्राइंग, जो चाहता है रुकू मैं? हाँ मैं कर रही हूँ, 1 मिनट बस। ओके, जिनका हो गया है वो नेक्स्ट शीट ट्राई कर लो।
नाउ आई होप कि इफ्स और इफ में डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा एकदम, दैट व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस वी शुड प्रेफर इफ्स, बट वी शुड रिमेंबर कि उसमें हमें हर चीज़ को एक वी हैव टू इंश्योर कि वहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें हर चीज़ के लिए एक लॉजिकल टेस्ट या एक जो भी कंडीशन है उसको किसी न किसी फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। बाकी कोई ऐसा डिफरेंस तो वही है दैट मल्टीपल कंडीशंस में इफ्स इज बेटर। ठीक है, शैल वी प्रोसीड? Yes. ऑलराइट, तो हमारी नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन इफ्स पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट द कॉस्ट पर गैलन फॉर फर्स्ट 500 गैलन्स है ऑलिव ऑयल के, हमारे पास गैलन्स है 500 गैलन्स तक हमारी यूनिट कॉस्ट 23 रुपीज़ आती है। 500 से ज़्यादा गैलन्स हम खरीदते हैं तो यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, बट ओनली फॉर द गैलन्स विच आर अबव 500, विच मीन्स कि अगर हम 600 गैलन्स खरीदते हैं तो पहले 500 गैलन्स के लिए 23 रुपये लग रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा 100 गैलन्स है अबव 500 उसके लिए हमको 20 रुपये की कॉस्ट आ रही है। क्वेश्चन क्लियर है? लाइक ऐसा नहीं है कि 600 के 600 पे 20 रुपये की कॉस्ट लगेगी। For first 500 the cost is like fixed, and so what we generally call this is that this is our fixed cost, this is our उसके ऊपर की what variable cost. Question is clear? ठीक है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग नंबर ऑफ गैलन्स के लिए वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस, उसके लिए बस एक फॉर्मूला हमें बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि दिस इज लाइक डायनामिक, सो जैसे यहाँ पर है चेंज एनी नंबर तो इट गेट्स चेंज्ड हियर, उसके लिए यहाँ पर हमने एम्परसैंड यूज करा है। एम्परसैंड इज ये एंड वाला साइन। डिड वी टेल यू अबाउट दिस इन द टेक्स्ट फंक्शन वाला केसेस? Okay, so No. this and is what essentially works like concatenate. Concatenate तो I am sure हमने करा था, तो उसी के लिए एक उसका एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव है कि concatenate एक बड़ा सा फंक्शन है। सो अगर आपको छोटा मोटा ही कुछ ऐसे concat करना है तो आप and यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे इसके साथ let's say concat करना है, तो whenever I have to concat any 2 or 3 things I can use ampersand function or and that we call it। बस हमें इसको बार बार यूज़ करना पड़ता है। सो एवरी एलिमेंट दैट आई हैव टू जॉइन मुझे उसके साथ एंड लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसके साथ लगाना है तो मैं एंड लगाऊंगी, अब इसके बाद वो उसको जॉइन कर देगा सीधा सीधा। तो अगर मुझे स्पेस चाहिए बीच में तो वो भी मुझे खुद से देना पड़ेगा, ऐसे कोट्स प्लस मतलब एक स्पेस कोट्स ऑफ, सो एक स्पेस ऐड हो गया। अब ओके कूल, सो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पे थे दैट वी आर बिल्डिंग एन इफ स्टेटमेंट जिससे हम अलग अलग गैलन्स की कॉस्ट निकाल पाए। तो हम नंबर ऑफ गैलन्स के लिए ये वाले सेल्स यूज करेंगे बिकॉज यही हमने यहाँ भी लिंक कर रखे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट भी है, सो वी विल बी यूजिंग ये वाला सेल। कंडीशन इज कि ये 500 से ज़्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। तो हम हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कौन सी कैटेगरी है। तो सबसे पहले वील चेक कि इफ इट इज मोर देन और लेस देन 500, हमारा पहले लेस देन कर लेते हैं बिकॉज इट्स फेयरली सिंपल। लेस देन हो या इक्वल टू भी हो अगर 500 के, तो हम ऐसे लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 500। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 500 है तो 23 रुपीज़ के हिसाब से हमारी पर गैलन कॉस्ट है, विच मीन्स द कॉस्ट विल बी दिस 23 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ गैलन्स विच इज दिस। ठीक है, अब आता है वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स मतलब ये मोर देन 500 है। मोर देन 500 के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें बस ट्रिकी है क्योंकि एक फॉर्मूला काइंड ऑफ बिल्ड करना पड़ेगा। लेट्स थिंक ऑफ इट एज एन एग्जांपल, लेट्स से 600 गैलन्स है, तो हमारी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? सबसे पहले तो पहले 500 तो होंगे, उन पे तो फिक्स्ड लग जाएंगे 23 रुपीज़। तो पहले 500 के लिए तो 23 रुपीज़ हमने यहाँ पर लगा दिया, राइट। इसके बाद जो एडिशनल होंगे उन पे लगेगी एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो हमें एक करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस। पहले 500 की तो 23 रुपए के हिसाब से लग गई, उसके बाद बचे हुए जो गैलन्स है उन पे 20 रुपीज के हिसाब से लगनी है। बचे हुए रिमेनिंग गैलन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, बताओ कोई? B7 minus other gallons remaining. माइनस वन 500. minus 500. 500 Minus 500, yeah. Yeah, B7 minus 500. क्योंकि वैल्यू फॉल्स में हमारा B7 इज ऑब्वियसली मोर देन 500, तो माइनस 500 करके हमारे पास रिमेनिंग गैलन्स आ गए हैं। रिमेनिंग गैलन्स को हमने मल्टीप्लाई करना है अपनी 20 की कॉस्ट से,
एक और ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया है, दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉस्ट, एंड दिस इज हाउ वी गेट हमारी पूरी कॉस्ट। एक बार इफ वाला ब्रैकेट भी बंद कर देंगे एंड वी हैव अ फॉर्मूला हियर। अब इसमें ड्रैग डाउन करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट? फिक्स करना पड़ेगा। रेफरेंसिंग। अभी हम ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट यहाँ पर वो ले रहा था, ये भी ड्रैग डाउन हो जाएगा नीचे नीचे एज वी कॉपी द फॉर्मूला डाउन। तो यहाँ पर हमें C4 और C5 को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। आई एम यूजिंग F4, I double click on C4 तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं, and then I use function key plus F4 to reference it. Now I can copy. We have our costs here. ठीक है, इसमें हमारी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है, एंड दिस इज हाउ वी आर यूजिंग इफ। कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? यस, नो? नो दीदी। इसका एक और No. मेथड नहीं हो सकता, ऑल्टरनेटिव? हम जैसे हम सिर्फ C5 वाला ही ले ले डायरेक्ट, उसमें प्लस 1500 कर दे। C5 वाला लेने और फिर प्लस क्या कर दें? 1500 1500 एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा। हाँ हाँ, दैट इज समथिंग यू कैन डू, बट देन उसको डायनामिक जरूर बनाना। डोंट राइट इट एब्सोल्युटली 1500, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं अगर कल को ये कॉस्ट 24 भी हो जाए तब भी हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट रिमेन्स ट्रू। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाना? यू विल डू C5 minus C4 multiplied by 500, चलो right? ठीक है, दैट इज आल्सो समथिंग वी कैन डू। बहुत सारे तरीके होते हैं हर चीज को करने के, सो यस, ठीक है। Let's move forward फिर। This is there are two more types, which is sum if and average if, जो हमारे दो functions का combination है, sum और if का combination, ठीक है। अब यहाँ पे हमें if भी पता है, हमें sum भी पता है। sum if बस एक conditional sum होगा, यानी कि हम कुछ values को sum करना चाहते हैं, but on the basis of a condition, यानी कि एक array में हम सिर्फ कुछ selective values का sum करना चाहते हैं, जिसमें हमें condition कुछ हम उसको बताएंगे। सो इट वर्क्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअली इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ और सीख लेंगे, ऑटो सम। जब भी हमें सम करना होता है, व्हाट नेचुरली अगर आपको सम करना हो, गेम स्प्लिट का सबसे पहले सम निकालना हो, तो हाउ वुड यू डू इट? यू विल बी डूइंग इट ऐसे, सम लिखा एंड देन यू सिलेक्ट द रेंज, यू हैव योर सम। इसका एक इवन क्विकर मेथड जो एक्सेल में एक शॉर्टकट है काइंड ऑफ, इज ऑटो सम, वेयर ऑटो सम बेसिकली खुद से वो जज कर लेता है कि अगर मैं इस सेल में अपना एक्टिव सेल ये है मेरा, जिस पे ये ग्रीन बॉर्डर आता है, ये मेरा एक्टिव सेल होता है, तो मेरे एक्टिव सेल में ये खुद जज कर लेता है अगर इसके आजू बाजू में ऐसे रे होती है, एक रेंज होती है सेल्स की जिसमें नंबर्स हैं, तो एक्सेल खुद ही जज कर लेता है कि ठीक है यहाँ पर इन चीज़ों का सम करना है, और फिर वो ऑटो सम लगाते ही उन पे ऑलरेडी ऐसे अपने आप सम लगा देता है। ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, अभी तो वर्टिकली लिखे हुए। तो इफ आई प्रेस द की ऑल्ट एंड इक्वल टू, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड वाला ऑल्ट यूज करना, ऑल्ट और जिस पे इक्वल टू होता है वो दबाते ही आपका ये अपने आप सम ले लेता है। दिस इज अ वेरी हाईली यूजफुल शॉर्टकट, क्योंकि सम आपको हर जगह करना ही होता है, एंड यू जस्ट प्रेस एंटर, आपका सम हो गया। यू डोंट इवन हैव टू राइट सम एंड सेलेक्ट द रेंज, यू जस्ट प्रेस ऑल्ट इक्वल टू एंटर एंड यू हैव योर सम। एक बार ट्राई करके देखो इसको खुद। आप तो वापस बता सकते हो ऑटो सम वाला? शॉर्टकट, इट्स ऑल्ट प्लस इक्वल टू, मतलब जो प्लस और इक्वल टू एक ही की पे होते हैं ना, सो लेफ्ट साइड वाला ऑल्ट करना, राइट साइड में कभी कभी नहीं चलता। एंड दिस वन इज रियली कूल, क्योंकि ये बहुत ही क्विक है एंड ये अपने आप ही देख लेता है। अगर मैं ऐसे भी लिख दूं कुछ रैंडम नंबर्स और यहाँ पे इस सेल पे रख के मैं ऑल्ट इक्वल टू दबाऊं, तो वो अपने आप जज कर लेता है कि इनको सम करना है। यस, समवन वांट्स टू से समथिंग।
What if we don't have alt function in our Mac? मैक में ऑल्ट नहीं होता? है पर वो वर्क नहीं कर रहा है, ऑल्ट और ऑप्शन साथ में है तो इट्स नॉट वर्किंग. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो फिर ऑटो सम में से यू कैन गो यहाँ पे ऑल्सो, बट ऑल्ट वर्क नहीं करता तो यू विल नॉट बी एबल टू नेविगेट द मेन्यू ऑल्सो, आई एम सपोजिंग, जैसे ऑल्ट एच वाले जो शॉर्टकट्स होते हैं. यार एक बार कमांड शिफ्ट टी ट्राई करना. It's not working. ठीक है, we'll just let you know later. Mac का भी there's no one who owns a Mac here in CCs. ठीक है, वील सी. मैक का तो बहुत सारे इश्यूज हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली भी नंबर्स लिख के यहाँ इस सेल पे रख के, यहाँ पे जहाँ पे भी सम करना है उस सेल पे रख के इफ आई प्रेस ऑल्ट इक्वल टू, तो वो अपने आप डिटरमिन कर लेता है कि किसका सम करना है और कैसे करना है, डिपेंडिंग ऑन उसके आसपास के सेल्स में कैसे नंबर्स लिखे हुए हैं. सो दिस इज वेरी यूजफुल एंड यू शुड डेफिनेटली यूज इट. इट्स वेरी कूल ऑल्सो. ठीक है, तो हमने अब यहाँ ऑटो सम कर लिया. अब हमारे पास डेटा है कि एक बार देख लेते हैं. अलग अलग टीम्स हैं, उनकी कंट्री है, चैंपियंस लीग का मैच था कि नहीं, ये है गेम्स प्लेड एंड पॉइंट्स अर्न्ड. ऑलराइट, सो यहाँ पर द क्वेश्चन इज कि हम ये पता करना चाहते हैं कि टोटल गेम्स विच इटली प्लेड कितने थे. अब यहाँ पर हमें गेम्स प्लेड का एक टोटल चाहिए, बट विद द कंडीशन कि वो इटली वाले ही होने चाहिए. नाउ लेट्स से अगर मुझे नहीं पता सम इफ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो व्हाट वुड हैव नॉर्मली डन इज वन थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ इज यहाँ पर एक इफ लगा सकते हैं. इफ कंट्री इज इक्वल टू इटली, देन गिव मी द गेम्स प्लेड, अदरवाइज कीप इट 0. उससे मुझे सबके पता चल जाएंगे, सिर्फ इटली के आ जाएंगे, बाकी सबका 0 हो जाएगा. यहाँ पर आके मैं सम कर दूंगी तो मुझे यहाँ इसका एक टोटल मिल जाएगा. बट इसके अलावा किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऑप्शन हो सकता है ये चीज़ करने का? क्योंकि मैं तो यही सोच पाई. आई वुड रियली वांट टू हियर अगर किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव है. शॉर्ट फिल्टर में से फिल्टर लगा के राइट, फिल्टर फंक्शन या फिल्टर ऑन द टेबल? वो जो रिबन में फिल्टर होता है. यहाँ से वी कैन फिल्टर. ठीक है, फिल्टर इज वन वे. ओके, बट फिल्टर से फिर वो बाकी सारे रोज हाइड हो जाती हैं एंड देन यू हैव टू डू द सम. ठीक है, ऑलराइट, बट ऑल ऑफ दीज वेज इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो. सो फॉर दैट वी हैव सम इफ्स एंड सम इफ एंड सम इफ्स. सो यहाँ पर अगर मेरे को सम इफ फंक्शन यूज करना है तो व्हाट विल इट डू? इट विल हेल्प मी अप्लाई अ कंडीशन, एज यू कैन ऑल्सो रीड यहाँ पे, adds the cells specified by a given condition. So it will help me add the cells. sum if लगाऊंगी यहाँ पर. मुझे सबसे पहले इसका syntax हम समझते हैं. Alright, sum if का syntax let's try to understand. पहले हमें range बतानी है, उसके बाद एक criteria यानी condition बतानी है, और sum किस range का करना है वो बताना है. range होती है जो condition वाली range है कि आपकी condition क्या है. तो यहाँ पर मेरी condition country पे है, which means ये वाली मेरी रेंज है पूरी. दिस इज माई रेंज जिस पे मैं एक कंडीशन लगाना चाहती हूँ. ठीक है, तो माई रेंज इज ऑलवेज द वन जिस पे कंडीशन लग रही है. उसके बाद मुझे बताना है मेरा क्राइटेरिया क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर. तो मैं यहाँ पे कंट्री में क्या ढूंढ रही हूँ? इटली ढूंढ रही हूँ. सो क्राइटेरिया हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखते हैं. लाइक मैंने इटली लिखा, इटली इज माई क्राइटेरिया. तो वो इस रेंज में इटली ढूंढेगा कहाँ कहाँ पे है. और फिर सम रेंज का मतलब है कि मुझे एक्चुअल में टोटल किस रेंज का करना है. टोटल मुझे गेम्स प्लेड का करना है, विच इज दिस. तो सम रेंज है मेरी ये. ठीक है, दिस बिकम E4 to E12 इज माई सम रेंज, और ये मेरा सम इफ का सिंटैक्स होता है. अब इसमें अब एक चीज है कि सम रेंज यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इफ यू कैन सी, स्क्वायर ब्रैकेट्स का हमेशा मतलब होता है कि वो सिंटैक्स में ऑप्शनल है, यानी हमारा फॉर्मूला उसके बिना भी लिखा जा सकता है. अब वो कैसे लिखा जाएगा मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल बताती हूँ. पहले इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना. सो वी हैव 114, ये वही है जो हमारे यहाँ पे आ रहा था, वो जो भी हमने किया था.
ठीक है, आई एम सपोजिंग नो प्रॉब्लम्स। तो अब उसमें आपने देखा था सम रेंज जो था वो एक ऑप्शनल वेरिएबल था, ऑप्शनल पैरामीटर था। तो यहाँ पे सम इफ जो है बिना उसके भी चल जाता है। बाय डिफॉल्ट व्हाट इट डज इज ये रेंज जो पहली रेंज होती है उसी का सम कर देता है अगर हम सम रेंज ना प्रोवाइड करें। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे कोई सम रेंज नहीं प्रोवाइड करते, यानी आपको टोटल किसका चाहिए ऐसा कुछ नहीं बताते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो पहली रेंज होती है जो आपकी बेसिकली कंडीशन वाली रेंज और सम वाली रेंज एक ही ट्रीट करता है। यानी जिस रेंज पर आप कंडीशन लगा रहे हो और जिस रेंज का आपको सम चाहिए वो एक ही हो जाती है। दिस कैन बी यूजफुल, लेट्स से अगर मेरी कंडीशन है कि मुझे सिर्फ उन्हीं टीम्स का ऐसे सम चाहिए जिनका ये गेम्स प्लेड इज मोर देन 35, तो मैं यहाँ पर रेंज में ये दूंगी। क्राइटेरिया कैसे लिखूंगी, अगर मेरे को लिखना है मोर देन 35 हो तो आई विल राइट इन कोट्स मोर देन 35। इस तरीके से मैं यहाँ क्राइटेरिया लिखने वाली हूँ। इस रेंज में जाना है, मोर देन 35 वाले फिल्टर आउट करने हैं, और सम रेंज यहाँ मैं नहीं दे रही क्योंकि मुझे इसी रेंज का सम चाहिए। सो यहाँ वो मुझे मोर देन 35 वालों का जो 38 है इसमें उन सबका सम करके दे देगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इफ वी डू नॉट प्रोवाइड द सम रेंज इट सम्स अप, यही E4 से E12 में ही उसने सम कर दिया। एंड अगर हमें मोर देन लेस देन जैसे क्राइटेरिया लगाना है तो वो हम ऐसे कोट्स में लिख के लगाते हैं। सो दिस इज हाउ वी राइट द सिंटैक्स ऑफ सम इफ। ठीक है, यस दीदी। ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर सम इफ हो चुका है। सो वी हैव नाउ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट व्हिच इज सम इफ्स। अभी हमने इफ और इफ्स पढ़ा था, कॉन्सेप्ट इज सेम। मल्टीपल कंडीशंस है तो हम सम इफ्स प्रेफर करते हैं रादर देन सम इफ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि वी वांट टू कैलकुलेट टोटल पॉइंट्स इंग्लैंड अर्नड इन चैंपियंस लीग। मतलब पॉइंट्स अर्नड का हमें टोटल चाहिए, बट वो इंग्लैंड के ही होने चाहिए और चैंपियंस लीग के ही होने चाहिए। मतलब ऐसे भी मैचेस हैं जो इंग्लैंड के तो हैं बट उसमें चैंपियंस लीग का मैच नहीं था वो, तो हमें उसको काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस है, कंट्री की और चैंपियंस लीग की। तो इसलिए यहाँ पर हमको व्हाट वी वांट टू डू इज सम इफ्स लगा के हम ट्राई करेंगे इन दोनों कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट करने का। सो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट राइटिंग हमारा सम इफ्स का सिंटैक्स देख लेते हैं। अब सम इफ्स का सिंटैक्स थोड़ा अलग है। गुड थिंग इज कि हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आप एक फॉर्मूला ओपन करते हो वो आपको दे देता है उसका सिंटैक्स, तो याद तो कुछ नहीं रखना होता। अब इसका सिंटैक्स कहता है कि पहले मुझे बता दो सम रेंज, सम किसका करना है पहले ये बता दो। अब इस केस में हम पॉइंट्स अर्नड का कर रहे हैं, तो ये मेरी सम रेंज हो गई। इसके बाद उसे क्राइटेरिया रेंज बताओ कि कंडीशन, पहली कंडीशन जो है आपकी किस रेंज पे है। पहली कंडीशन इंग्लैंड है, यानी कि ये मेरी क्राइटेरिया रेंज है। एंड व्हाट इज माय क्राइटेरिया, मैं क्राइटेरिया में या तो टाइप कर सकती हूँ इंग्लैंड, या फिर मैं ये वाला सेल रेफर कर देती हूँ, मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है इंग्लैंड। दिस इज माय क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि वो चैंपियंस लीग का होना चाहिए, तो दिस विल बी माय सेकंड क्राइटेरिया रेंज। एंड इसमें मेरा क्राइटेरिया है दैट इट शुड बी अ यस। ठीक है, दीदी इसे एक बार और प्लीज फिर क्राइटेरिया, ठीक है। सम इफ्स का जो सिंटैक्स है वो यहाँ नीचे ये जो लिखा है ये तुम्हें दिख रहा है ना। हाँ जी दीदी। सो सम इफ्स में हमें सबसे पहले ये बताना है कि सम किस चीज का करना है। तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स अर्नड कैलकुलेट करने हैं इंग्लैंड के जो चैंपियंस लीग में जीता है। तो मेरी सम रेंज है पॉइंट्स अर्नड वाली ये F4 to F12, राइट। यस। इसके बाद हमें बतानी है कि आपकी कंडीशन स्टार्ट करो। दो कंडीशंस थी मेरे केस में, तो मैंने अपनी पहली कंडीशन कंट्री की उसे बताई कि मेरी क्राइटेरिया रेंज है ये, इस रेंज में मुझे ढूंढ के दे दो इंग्लैंड। D17 में ये वाले सेल में मैंने इंग्लैंड लिख के रखा हुआ है, अभी मैं इसे टाइप कर देती हूँ इफ इट इज कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। तो माय क्राइटेरिया इज इंग्लैंड, इस रेंज में ढूंढना है, इंग्लैंड ढूंढना है। सेकंड कंडीशन इज इस वाली रेंज पे विच इज चैंपियंस लीग पर्पल वाला, और द कंडीशन इज यस। तो जहां पर उसको इंग्लैंड मिले और जहां पे उसको यस मिले वो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे सम कर देगा मेरी F4 से F12 वाली रेंज को। ओके, गॉट इट। ठीक है, सो इसमें ऑल द क्राइटेरियाज हैव टू बी फुलफिल्ड। तो इट्स वर्किंग लाइक अ एंड फंक्शन आल्सो कि सारे क्राइटेरियाज ही फुलफिल होने चाहिए, फिर वो सम कर देता है उसके बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे सम इफ्स हो जाता है। सम इफ हो गया है। आई होप ऑल द फॉर्मूले वर क्लियर। यस दीदी। यस।
एवरेज और एवरेज इफ भी एकदम सेम है, कुछ नहीं बदला है, बस द कैलकुलेशन हैज चेंज्ड, बाकी सब सेम है। अगर हमें एवरेज नंबर ऑफ गेम्स निकालना है जो इटली ने खेले हैं, तो एक ही कंडीशन है, तो एवरेज इफ लगा सकती हो, सब सेम रहेगा, बस कैलकुलेशन बदली है, नाम बदला है फंक्शन का। रेंज बतानी है, मैंने क्या कहा था, एवरेज इफ या सम इफ में तो पहली रेंजेस जो क्राइटेरिया रेंज होती है, तो यहाँ क्राइटेरिया इज कंट्री, मतलब क्राइटेरिया रेंज इज कंट्री एंड क्राइटेरिया इज इटली, और एवरेज करना किसका एग्जैक्टली, द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, सो दिस इज माय एवरेज रेंज। ये बन गया एवरेज इफ का फॉर्मूला। आई हैव माय एवरेज। सिमिलरली एवरेज इफ्स कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन, मीन पॉइंट्स निकालने हैं इंग्लैंड के जो चैंपियंस लीग में अर्न हुए हैं, सो एवरेज इफ्स करना है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या अलग अलग दिख रहे हैं। एवरेज हमने सीख लिया है, एवरेज ए समथिंग विच वी डू नॉट यूज ज़्यादा, इट्स जस्ट लाइक काउंट, और काउंट ए पढ़ा था हमने कि काउंट ए टेक्स्ट वाली वैल्यूज में भी यूज होता है, सिमिलरली एवरेज ए भी टेक्स्ट के साथ यूज होता है, बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई हैव एक्सप्लोर्ड और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, सो अभी हम इसको स्किप करेंगे। एवरेज इफ और एवरेज इफ्स हम समझ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी नॉट एक्सप्लोर अभी। तो एवरेज इफ्स, अब इसमें हमारा सिंटैक्स इज डिफरेंट, एवरेज वाली रेंज पहले बतानी है इसको, तो एवरेज तो हमें पॉइंट्स अर्न का चाहिए इस केस में। क्राइटेरिया रेंज पहली इज कंट्री की, क्राइटेरिया बीइंग इंग्लैंड, क्राइटेरिया रेंज 2 बीइंग चैंपियंस लीग का होना चाहिए, व्हिच मींस दिस, क्राइटेरिया बीइंग यस। एवरेज इफ्स बन गया, सेम एज सम इफ्स, वी हैव आवर एवरेज। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इफ के सारे वेरिएंट्स और एवरीथिंग। तो इस अब तक इफ और अलग अलग टाइप्स के इफ जो भी हमने सब पढ़ा है उसमें आई होप क्लैरिटी आ गई होगी, और इफ जो है बहुत ही फाउंडेशनल है व्हेन वी लर्न एक्सेल, सो इसके साथ वर्क करना आपको आना ही चाहिए। बता दो अगर कुछ भी डाउट्स या कुछ भी बोलना है बिफोर मूविंग एक टू। चीज पूछनी थी, इसमें सम इफ में या फिर एवरेज इफ में वी कुड यूज और एंड फंक्शंस और एज वेल, राइट? जैसे इफ में करते थे, सिमिलरली इसमें भी कर सकते हैं ना? यस, यू कैन यूज दैट इन क्राइटेरिया डिफाइन करते हुए कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग इंग्लैंड आप वहाँ पे और करके ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ये वाले पार्ट में, क्राइटेरिया वाले पार्ट में। ओके, बट से फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन वाज कि आइदर द कंट्री शुड बी इटली और दे शुड बी प्लेइंग इन चैंपियंस लीग, तो उसको कैसे लिखेंगे फिर? नहीं, उसके लिए रेंज जो है सेम होनी चाहिए जिस पे आप लगा रहे हो, तो उसी के लिए ये इफ फंक्शन बना है। अगर आप रेंज यहाँ पे लिख रहे हो तो उसके साथ सिर्फ उसी रेंज का क्राइटेरिया लिख सकते हो, कंट्री में ही लिख सकते हो। दो अलग अलग रेंज के लिए यू हैव क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया रेंज 2। तो अगर लाइक से फॉर एग्जांपल हमें ये वाली चीज करनी है कि आइदर द कंट्री शुड बी इंग्लैंड और दे शुड बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, तो व्हाट फंक्शन शुड बी यूज? सम इफ्स? मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू, क्योंकि इस केस में द क्वेश्चन वाज टू गेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्नड। Say I want कि I want the games played of the teams who are either in England or in Champions. ओके, आइदर और यू आर पुटिंग, Hmm. ठीक है, आइदर और। सम इफ्स में यू विल बी हैविंग, ओके गुड क्वेश्चन, वेट ट्राई कर लेते हैं। बट सम इफ्स में I don't know if this will work or not, but I think this might not work वैसे तो। तो फिर ये तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, या तो हम अलग से ही करें, बट नहीं, वेट, ये मैं देखना पड़ेगा, मेरे को सोचना पड़ेगा, रुको। ईदर इंग्लैंड, ईदर इटली और चैंपियंस लीग। एनीवन एल्स जिसको कुछ आ रहा हो? तेरी कुशल का डाउट था ना? हाँ हाँ, कुशल डू वन थिंग, एक बार तू भी अपनी टाइप से ट्राई कर एंड लाइक जो भी तेरा फॉर्मूला बनेगा उसको एक बार लाके हमें दिखाइयो।
Works. Okay. ठीक है, I also try this. Either Italy or Champions League. यार इग्नोर. ठीक है, और कुछ? ठीक है, ये वाला आई लुक फॉरवर्ड टू. और बाकी सब भी ट्राई करना. दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. समटाइम्स इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग. अभी के लिए लेट्स मूव VLOOKUP पे. ठीक है. सो व्हाट इज VLOOKUP and why are we studying it? So VLOOKUP, I would say, is the most used function up like along with if, जो हमारी actual practical usage जिसका सबसे ज़्यादा होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा ऐसे ज़रूरत पड़ती है जिसकी. VLOOKUP का बेसिक जो फंडा या द होल कॉन्सेप्ट इज दैट आपके पास बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं, एंड फॉर योर एनालिसिस यू माइट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द टाइम फ्रॉम दैट टेबल, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेच द डेटा. सो VLOOKUP का जो एसेंशियली काम है वो है एक बड़ी सी टेबल में से आपको रिटर्न करके देना कुछ ना कुछ वैल्यू. लाइक इस केस में हमारे पास सामने जो एग्जाम्पल है, हमारे पास ये टेबल अभी तो वैसे छोटी है, बट इसी टेबल में अगर हम देखें तो मैं बोलूँ कि मुझे प्लेयर नेम का ढूंढना है, विराट कोहली ढूंढना है, और उसका मुझे विकेट टेकन ऐसे चाहिए यहाँ पे. तो सिमुलेशंस में भी दिस कैन बी यूज्ड अ लॉट, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे होता था कि हम अगर हॉस्टल चूज, अगर आप जिसने एनालिस्ट चूज करी हो उसको पता होगा कि, या एक्सेल सिमुलेशंस कभी ट्राई करी हो उसको पता होगा दैट वहाँ पर डेटा फेच करने की बहुत नीड होती है. तो यहाँ पे हमको ऐसा कुछ भी, अगर जैसे क्वेश्चन है कि विराट कोहली का नाम लिखो और मुझे यहाँ उसकी रन स्कोर या विकेट टेकन या कुछ ऐसा मिल जाए उस टेबल में से, VLOOKUP इज द बेस्ट फंक्शन फॉर दैट. नाउ हाउ डज इट वर्क, उसका एक बार यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं. VLOOKUP stands for vertical lookup. ठीक है, वैसे I don't know if that was useful or not, but ठीक है, you can read also यहाँ पे. It looks for a value in the leftmost column of a table, emphasis on leftmost. तो आपने जो भी टेबल दी है उसके सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में इट विल लुक अप द वैल्यू, एंड देन इट विल रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई. तो आप कुछ भी उसको स्पेसिफाई करो. अब जैसे मैंने विराट कोहली ढूंढवाया उससे, तो विराट कोहली की इसी रो में जाएगा वो, और उसमें से कोई भी आपको वैल्यूज दे पाएगा. जैसे 14 दे सकता है, 12, 062 या 45 दे सकता है. नाउ इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. सिंटैक्स इज, सबसे पहले आपको बताना है कि लुकअप करना क्या है, ढूंढना क्या है. लुकअप वैल्यू इज ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है विराट कोहली का नाम, विच इज कुछ भी जो हम इस सेल में लिखेंगे ये हम ढूंढेंगे. सो दिस इज माई लुकअप वैल्यू. नेक्स्ट थिंग आई हैव टू टेल इज कि कौन सी टेबल में ढूंढना है. अब टेबल में को ये वाली सिलेक्ट करनी है. आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट द हेडर्स, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर. मतलब आप हेडर्स को छोड़ो या ना छोड़ो, इट विल नॉट मैटर. अब टेबल में हमने अभी पढ़ा था VLOOKUP will be fetching that lookup value from only the leftmost column of the table. In this case the leftmost column is player name. तो हम player name ही ढूंढ रहे हैं अभी तो, so अभी तो it is sorted. ठीक है, टेबल बता दी हमने कि ये वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ ढूंढनी है. अब कौन सा कॉलम आपको रिटर्न करके दे, यानी आप क्या, मतलब आप ढूंढना क्या चाह रहे हो, रन स्कोर यहाँ पर हम ढूंढना चाह रहे हैं. लाइक व्हाट इज द डेटा यू वांट टू फेच, कॉलम इंडेक्स नंबर इज द डेटा यू वांट टू फेच. इस केस में हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, हम हमेशा जो सिलेक्टेड टेबल है गिनना शुरू करेंगे यहाँ से. दिस विल बी द फर्स्ट कॉलम, दिस विल बी द सेकंड कॉलम, दिस विल बी द थर्ड कॉलम. सो रन स्कोर इज आवर थर्ड कॉलम, तो उसका नंबर है 3. यहाँ पर हमने कॉलम का इंडेक्स नंबर उसे बता दिया. ठीक है, अभी के लिए हम फोर्थ पैरामीटर को, रेंज लुकअप को इग्नोर करते हैं, एंड यहाँ पर हमने अपना VLOOKUP का सिंटैक्स बना दिया है. You have to look for A15 in this table and give me the third column की value which is run scored. So it gives me 12062. ठीक है, एक बार ये अपने अपने सिस्टम्स पे भी ट्राई करो and then we'll move forward. And जब हो जाए तो just give me a heads up.
व्हाट इफ अगर विराट कोहली एक ही कॉलम में 2 बार आ रहा हो? It will look up, I think the सबसे पहला वाला, if I'm not wrong, but good that you pointed out. Let's just try. Yeah, it will return the first वाला occurrence only. So it will check, एक एक करके check करता है वो, and the first ही it will pick up. ओके. अगर हमें सेकंड चाहिए होगा तो अगर हमें सेकंड चाहिए होगा, सो VLOOKUP में तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बट लाइक we'll prefer in that case to use some other thing, like इस केस में player number, प्राइमरी की उसको बोलते हैं कि जो चीज़ यूनिक हो हम उस चीज़ को ट्राई करेंगे. VLOOKUP में क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं, हमें बस रो तक जाना है, तो वो हम किसी भी चीज़ से जा सकते हैं. प्लेयर नेम है तो हम नंबर उस केस में प्रेफर कर सकते हैं अगर इसे 2-2 का हो रहा है तो. ओके ठीक है, थैंक यू. दीदी इस केस में हम सॉर्ट एंड फिल्टर हाईएस्ट टू लोएस्ट करके भी तो कर सकते हैं, उसमें पहले वाला आ जाएगा. Highest to lowest on what column? Player name. जैसे या फॉर एग्जांपल अभी विराट कोहली 2 अगर है हमारे पास और हमें हाईएस्ट वाला चाहिए और पहले हमारे पास लोएस्ट वाला है, तो लोएस्ट वाला भी आ रहा है, फिर उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट का फिल्टर लगा के फिर वी लुकअप लगाया तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट पहले हाईएस्ट वाला आ जाएगा ना. यार ये बहुत केस स्पेसिफिक बोल रहे हो तुम, मतलब कुछ और होता तो उस सेंस में वो काम नहीं करता, समझ रहे हो? ओके ओके गॉट इट. Like what I got from your suggestion is that we sort the player name वाली field, but वो तो alphabetically होती है, right? Highest to lowest in what sense? रन स्कोर. अच्छा, according to run score you're saying, okay. But then we don't know कि run score वही तो हम ढूंढ रहे हैं, वही तो हम fetch कर रहे हैं. So how would we know कि कौन से वाले का ज़्यादा है? But yeah, that's बहुत ज़्यादा अभी हम इसी example में जा रहे हैं. But it's not something which will work in a dynamic scenario. तो उस केस में it's preferred कि हम कोई unique number जैसे कि उनकी ID, उनका number, ऐसी चीज़ prefer करें. ओके ओके गॉट इट. ठीक है, अब एक दो चीज़ें और देखते हैं, फिर थोड़ा और समझ आएगा VLOOKUP में. नेक्स्ट शीट पे आ जाओ. हमारे पास अब एक कंपैरेटिवली थोड़ा सा उससे बड़ा डेटा सेट है, वैसे तो ये भी काफ़ी छोटा है, बट देयर आर लाइक बिगर डेटा सेट्स. तो यहाँ पर हमारे पास अब हमारा टास्क है टू फाइंड कंट्री ऑफ दिस कॉन्टैक्ट नेम. ठीक है, हमें कंट्री ढूंढनी है और हमें ढूंढना क्या है, कॉन्टैक्ट नेम ढूंढना है, इस टेबल में ढूंढना है. ये टेबल ये रही पूरी. सो VLOOKUP लगाना है, एक बार खुद लगा के ट्राई करो. साथ साथ कर रही हूँ मैं भी, तुम भी करो. जो ट्राई करे और कोई इशू आए, कोई एरर आए तो बताना. अगर हो जाए तो अच्छी बात है. Sorry. Yes, बोलो. I tried the formula VLOOKUP का, but वो कंट्री गलत दे रहा है, वो स्वीडन दे रहा है for some reason. ओके, बाकी लोगों को कोई इशू आए? सेम इशू, कंट्री स्वीडन आ रही है. Right. So that is what I also want to explain now.
सबसे पहले तो हम टेबल एरे, आई होप सबने सही सिलेक्ट करी होगी कि एज वी रेड इट विल लुक अप द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो हमें इंश्योर करना है कि कॉन्टैक्ट नेम हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है टेबल का, विच मीन्स कि हम यहाँ से अपनी टेबल सेलेक्ट करना शुरू करेंगे कॉन्टैक्ट नेम से। हमारी टेबल एरे सिलेक्ट हो गई। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी ने यहाँ से करना ट्राई किया हो? ठीक है, यहाँ से हमने अपनी टेबल सेलेक्ट कर ली। अब हमें बताना है अपना इंडेक्स नंबर। सो द हाउ डू वी स्टार्ट काउंटिंग? हमारी सिलेक्टेड रेंज से हम काउंट करेंगे, विच मीन्स दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कंट्री इज माई फोर्थ मैंने लिखा। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इफ आई सी इट गिव्स मी स्वीडन। नाउ व्हाई इज इट गिविंग अस स्वीडन? तो यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि ये क्यों स्वीडन, कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि स्वीडन दे। सो नाउ द थिंग इज दैट वी लुक अप के साथ एक चौथी चीज जो होती है वो बहुत जरूरी होती है देनी, विच इज रेंज लुकअप, यानी कि हमारा फोर्थ पैरामीटर। अगर अपना फोर्थ पैरामीटर देखोगे तो उसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना होता है। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, यानी कि आपके सबसे पहले तो इसके लिए द वैल्यू शुड बी इन योर असेंडिंग ऑर्डर, वट एवर कुछ इसकी कंडीशंस होती है। यानी कि जो आपका जो लुकअप हो रहा है, फ्रांसिस्को चैंग वो ढूंढ रहा है, वो उससे कुछ भी अप्रोक्सीमेट ढूंढने की कोशिश करेगा। और एक होता है एग्जैक्ट मैच, जहां पर वीलुकअप फ्रांसिस्को चैंग एग्जैक्टली सर्च करेगा। तो वीलुकअप विल नॉट वर्क एक्यूरेटली अनलेस यू गिव इट इंस्ट्रक्शन की एग्जैक्ट मैच ढूंढ। तो यहाँ पर इश्यूज आते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू पुट अनदर पैरामीटर जो रेंज लुकअप का है एंड यू राइट फॉल्स हियर। डाउन एरो से सिलेक्ट करना है, माउस को अवॉइड करोगे, डाउन एरो से सिलेक्ट करना है, टैब की प्रेस करनी है, टैब प्रेस करके वो फॉल्स आ जाता है। एंड नाउ दैट हैव टोल्ड दिस VLOOKUP कि फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। देखो फ्रांसिस्को चैंग एग्जैक्टली टेबल में होना चाहिए। नाउ इट गिव्स द करेक्ट वाली जो भी है। कहाँ है फ्रांसिस्को चैंग? ये रहा। उसकी हमारे पास मेक्सिको कंट्री आ चुकी है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी वर्क विद बिगर डेटा सेट्स कि जनरली हमारी ये जो असेंडिंग ऑर्डर में टेबल होनी चाहिए, एक डिफॉल्ट होता है इसमें, ये जनरली नहीं होता है। इवन इफ असेंडिंग ऑर्डर में होती है तब भी ये गलतियां करता है। तो इसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा ये इसको बताएं कि एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। अब यहाँ पे फॉल्स की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ट्रू के लिए 1 होता है, फॉल्स के लिए 0 होता है मैथमेटिकली। तो हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सेल कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स दैट। तो यहाँ पे हमारा रेंज लुकअप वाला जो पैरामीटर है, वी अंडरस्टूड दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल इट कि हमें कैसा मैच ढूंढना है। ठीक है, इसमें कोई अब प्रॉब्लम आ गया समझ सबको? एक बार फिर से समझा दो ना। ओके, सो यहाँ पर हम जब भी VLOOKUP यूज कर रहे हैं, जब भी हम उसको ढूंढ रहे हैं वैल्यू को, फ्रांसिस्को चैंग यहाँ नेम्स में ढूंढ रहे हैं, सो VLOOKUP जनरली मेक्स मिस्टेक्स अनलेस यू स्पेसिफाई कि हमें एग्जैक्ट मैच ढूंढना है कि नहीं। तो यहाँ पर एक फोर्थ पैरामीटर जो इसके सिंटैक्स में होता है वो होता है कि रेंज को कैसे लुकअप करना है। तो उसमें हम यहाँ लिखते हैं ट्रू या फॉल्स। ट्रू रिप्रेजेंट्स कि हमें एक अप्रॉक्सीमेट मैच भी चलेगा, जो हम अभी नेक्स्ट शीट में देखेंगे कैसे यूज हो रहा है। फॉल्स का मतलब है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। जब भी हम टेक्स्ट के साथ डील करते हैं, यानी फ्रांसिस्को चैंग इस केस में टेक्स्ट है, नंबर्स नहीं है, तो हमें हमेशा इंश्योर करना है कि टेक्स्ट को हम एग्जैक्ट मैच यहाँ पर लिखें, यानी कि यहाँ पर फॉल्स या 0 लिखें। As you can see, false is exact match. VLOOKUP will only find an exact match. यहाँ पर मैं false लिखूं to make VLOOKUP understand कि मुझे फ्रांसिस्को चैंग exactly चाहिए। जब भी हम टेक्स्ट में करते हैं तो हमें ये लिखना पड़ता है, so as to get the correct answer. ठीक है, अब आगे। हाँ अब आ गया, थैंक यू। ओके, तो हमारा VLOOKUP में ये तो हो गया। यस, किसी को कुछ बोलना है? क्या आप एक बार वो लेफ्ट मोस्ट से जो बता रहे थे वो एक्सप्लेन कर सकते हो रेंज के लिए? टेबल सिलेक्ट करते वक्त जो कहा था। यस यस। हाँ, सो अभी हमने ये पढ़ा था कि जो लुकअप वैल्यू होती है वो VLOOKUP हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल से एक्सट्रैक्ट करता है, जिसका मतलब है कि जो मैंने टेबल सिलेक्ट करी है, अभी इस केस में जो रेड वाला आपको ये दिख रहा है, ये जो मैंने टेबल सिलेक्ट करी है इसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम ही वो ढूंढ पाएगा, विच मीन्स वो जो हमारी लुकअप वैल्यू है फ्रांसिस्को चैंग वो इस कॉलम में ढूंढेगा कॉन्टैक्ट नेम में। अगर मैं अपनी टेबल ऐसे सिलेक्ट कर देती, यानी ये भी ले लेती या उधर तक पूरा ले लेती, तो अब मेरी सिलेक्टेड टेबल का लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है? कस्टमर आईडी। वो फ्रांसिस्को चैंग कस्टमर आईडी में ढूंढने लगता, जो उसको ऑफ कोर्स नहीं मिलता। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंश्योर यहाँ पर टेबल हमें ढंग से सिलेक्ट करनी है,
जो हम ढूंढ रहे हैं वही हमारा पहला कॉलम होना चाहिए. that is how VLOOKUP works. So there's not really मतलब we cannot do much about it. ओके थैंक्स. ठीक है, अगर मैं ये सिलेक्ट कर देती टेबल तो एरर आ जाता है. तो हमको ये C1 से शुरू करनी है. ठीक है, कंट्रीज तो आ गई हमारे पास. अब फोन नंबर के लिए भी सेम ही करना है. द ओनली डिफरेंस विच विल हैपन इन द फॉर्मूला इज कि हमको बस यहाँ पे 4th कॉलम की जगह 5th कॉलम चाहिए, राइट? कंट्री के बाद है फोन. तो अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू VLOOKUP एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब पूरा दोबारा लिखने की जगह एक शॉर्टकट, जो एक बेसिकली ट्रिक जो हमें एक्सेल अलाउ करता है, वो ये है कि हम इसी फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं. जहाँ 4 लिखा था, ये बेसिकली जगह होती है जहाँ पर हमें उसको बताना है. अब हमें यहाँ पर VLOOKUP को बताना है कि हमें कौन सा कॉलम चाहिए. तो हम इसमें सिर्फ 4 के साथ साथ और भी कॉलम्स यहीं पे बता सकते हैं. तो वो हमें एक ही फॉर्मूला से सारे एक बारी में दे देगा, हमें दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा. तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पर इसको हम लिखते कैसे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं या ब्रेसेस बोलते हैं उनको. दीज इफ यू कैन सी, जूम करूं क्या और जूम करके चलता क्यों नहीं है. तो 4 की जगह यहाँ पे वॉट एवर सेइंग इज कि अगर मुझे एक ही बारी में मैं चाहती हूँ कंट्री, फोन नंबर और 3-4 अगर और भी होते वो भी एक बारी में ही आ जाए, मुझे दोबारा फॉर्मूला ना लिखना पड़े. सो आई कैन यूज दीज कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस, वट एवर यू वांट टू कॉल देम, एंड जस्ट प्रोवाइड विद VLOOKUP कि मुझे ये चाहिए. कॉमा से सेपरेट करके मैं इसको एक एक करके बताऊंगी. तो मैंने बोला सबसे पहले मुझे 4 चाहिए, फिर मुझे फोन नंबर चाहिए विच इज द 5th कॉलम. तो वो मुझे फोन नंबर दे देगा एंड देन आई क्लोज दिस ब्रैकेट. तो दिस इज हाउ इट विल गिव मी whatever columns I want from my table, एक ही फॉर्मूले में. इसके बाद बस जो मेरे को वो फॉल्स लिखना था वो लिख देते हैं एंड हमारा फॉर्मूला हो गया. सो नाउ वो अपने आप ही फोन नंबर वाला कॉलम भर गया. यहाँ पे ये ब्लू वाला इंडिकेट्स कि मैं इस सेल पे अगर मैं जाऊँ, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग. इफ यू सी, मैं फॉर्मूला बार में कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ. दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल. इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं वो इसी सेल से कर सकती हूँ, मेक्सिको वाले से. दिस इज द ओनली थिंग विच इज इन माई कंट्रोल. क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली इसीलिए आया है यहाँ पे क्योंकि इस फॉर्मूले में लिखा था. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट. एंड यहाँ पे जिस भी ऑर्डर में लिखते हैं हम कॉलम्स, उसी ऑर्डर में वो आते हैं. अगर मैं यहाँ पे 5-4 लिखूंगी तो पहले फोन नंबर आ जाएगा एंड देन द कंट्री. जिस भी ऑर्डर में मैं लिखूंगी वैसे आएंगे. ट्राई कर लो एक बार अपने सिस्टम्स पे. एंड एक गलती कर दी मैंने, जस्ट टू रिमाइंड. ये चेक करो, ये सही नहीं आ रहा होगा.